अगर आप दुश्मन की सेना का कोड तोड़ लें तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाती है और जीत तय हो जाती है। यूक्रेन यह जानता है। 2026 में जो गति यूक्रेन ने बनाई है वह रूसी रणनीति से लेकर मास्को द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सैन्य उपकरणों और प्रणालियों तक हर चीज की गहरी समझ पर आधारित है। लेकिन अब यूक्रेन सब कुछ उड़ा देने वाला है। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी सैन्य प्रणालियों का भेद खोलने के साथ उन्हें पुतिन के दुश्मनों के सामने उजागर भी किया है। यूक्रेन ने नाटो को रूस के पूरे शस्त्रागार की चाबी सौंप दी है। राज उजागर हो गए हैं। रूस से निपटने की रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। रूस के हथियार अब उसी देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं जो 4 साल से भी ज्यादा समय से यूक्रेन पर उनका इस्तेमाल कर रहा था। कैसे? ट्रॉफी लैब। ये यूक्रेनी डेटाबेस उन सभी रूसी हथियारों की तकनीकी जानकारी देता है जिनका यूक्रेन ने फरवरी 2022 से सामना किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एक्स पर एक पोस्ट में इस नए डेटाबेस के विवरण साझा किए और इसकी शुरुआत की घोषणा की। यूक्रेन ने ट्रॉफी लैब लॉन्च की। हम वैश्विक साझेदारों को कब्जे में ली गई रूसी हथियार तकनीकों तक पहुंच दे रहे हैं। फेडोरोव ने कहा कि युद्ध में जब्त हर मिसाइल, ड्रोन और वाहन अब स्वतंत्र दुनिया के लिए जानकारी का स्रोत है। ये कई कारणों से बड़ी बात है जिन्हें हम बताएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा, सहयोगियों की पहुंच सिर्फ तकनीकी विशिष्टताओं वाली कुछ फाइलों तक ही सीमित नहीं होगी। वे उन हथियारों तक भी पहुंच सकेंगे जिन्हें यूक्रेन ने सीधे तौर पर बरामद किया है, जिससे आगे और अध्ययन किया जा सकेगा, जिसे सभी के देखने के लिए डेटाबेस में जोड़ा जा सकेगा। इस सुरक्षित प्लेटफॉर्म से सहयोगी देशों की सरकारें, प्रयोगशालाएं और रक्षा तकनीक निर्माता तकनीकी डेटा, रिपोर्ट व कमजोरियों तक पहुंचते हैं। यूजर्स परीक्षण के लिए भौतिक उपकरण मांग सकते हैं, जिससे प्रतिरोधक उपायों के विकास का चक्र काफी छोटा हो सकता है। फ्योडोरोव कहते हैं, यहाँ जो हम देख रहे हैं वह बहुत सरल है। यूक्रेन ने दर्जनों रूसी हथियारों का कोड तोड़ लिया है और यही वजह है कि वह पुतिन से एक कदम आगे बना हुआ है। अब यूक्रेन उस सारी जानकारी को उन सहयोगियों के साथ साझा करने की तैयारी कर रहा है जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा उपकरण है और सबसे अहम बात, जो सक्रिय युद्ध क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, ताकि रूस की सभी हथियार प्रणालियों की कमजोरियों को और उजागर किया जा सके। यह एक दो तरफा रास्ता होने वाला है। यूक्रेन जो जानता है उसे उजागर करता है, उसके सहयोगी उस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं और जो भी रूस के खिलाफ खड़ा है उसे इसका फायदा मिलता है। पुतिन जरूर गुस्से होंगे। एक बार फिर यूक्रेन ने ऐसी चाल चली है जिसकी रूस के राष्ट्रपति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और अब वह बस देख सकते हैं कि वे राज जिन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं आना था, रूस के दुश्मनों के हाथों में चले जाते हैं। पुतिन को और गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि यूक्रेन अब रूस के जख्मों पर नमक छिड़क सकता है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला न किया होता तो ट्रॉफी लैब संभव नहीं थी। पुतिन के जमीन और हवा से हमले बढ़ाने के आदेश से यूक्रेन की बनाई ये डेटाबेस और मजबूत होगी। आखिरकार हमलों के बाद मलबा पीछे छूट जाता है और यही वो चीज है जिसे यूक्रेन बरामद कर सकता है और रूसी हथियारों के बारे में और जानने के लिए उसका अध्ययन कर सकता है। विडंबना है कि रूस की रणनीति खासकर ड्रोन और मिसाइल के मामले में उसकी हार का कारण बन रही है। पुतिन ने जमीनी अभियान कमजोर होने पर इन दोनों हथियारों पर ज्यादा निर्भर किया। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ मई महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 8,150 स्ट्राइक ड्रोन दागे, जो एक रिकॉर्ड है। साथ ही 211 मिसाइलें और हजारों गाइडेड बम भी दागे गए। इन सभी हथियारों के इस्तेमाल के बाद मलबा पीछे छूट जाता है। गोले, खोल, चिप्स, इन सब में महत्वपूर्ण जानकारी छिपी होती है जो यह बता सकती हैं कि रूस क्या बनाता है, कैसे बनाता है और उस हथियार का मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। जब यह मलबा तकनीकी रूप से जानकार लोगों के हाथों में पड़ता है जो इसे पूरी तरह से खोल सकते हैं, तो कई बड़े राज सामने आ जाते हैं। साफ तौर पर पुतिन को यह पता होना चाहिए था कि यूक्रेन उन सभी देशों में से जिन्हें वह निशाना बना सकता था, रूस के हथियारों को खोलकर देखने में सक्षम होगा। उसने यूक्रेन की नवाचार क्षमता अपनी सैन्य कार्रवाई के दौरान देखी है। उसे यह भी पता होगा, जैसा कि नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन बताता है,
यूक्रेनी विज्ञान और इंजीनियरिंग ने पूर्व सोवियत संघ की अनुसंधान और विकास क्षमता का 13 से 15% योगदान दिया था। यूक्रेनी वैज्ञानिक 90 के दशक की शुरुआत तक जानते थे कि रूस क्या बना रहा है। हो सकता है कि उन्होंने उन कई हथियारों पर भी काम किया हो जिन्हें रूस अभी इस्तेमाल कर रहा है। तकनीकी जानकारों पर वार करो, तुम बेनकाब हो जाओगे। ट्रॉफी लैब हर उस सैन्य रहस्य को उजागर करने जा रहा है जिसे रूस छुपा कर रखना चाहता है। यूक्रेन इस पहल की तैयारी काफी समय से कर रहा था। 28 मई को यूरोमाइडन प्रेस ने बताया कि यूक्रेन मंत्री परिषद ने रूसी सैन्य उपकरण प्रबंधन के नए नियम अपनाए हैं। इन नियमों में बताया गया है कि पकड़े गए रूसी उपकरणों को कैसे स्थानांतरित और उनसे मिली जानकारी का उपयोग यूक्रेन की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कानूनी ढांचा बनाया गया है। उस समय फ्योडोरोव ने ट्रॉफियों का जिक्र किया था, लेकिन इसे यूक्रेन द्वारा पकड़े गए और छोड़े गए रूसी उपकरणों के इस्तेमाल को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सुव्यवस्थित करने का तरीका माना गया। लेकिन ट्रॉफी लैब से यूक्रेन ने कुछ बड़ा उजागर किया। अब रूस के दुश्मनों के पास यूक्रेन के वर्षों के संघर्ष से बनी जानकारी का बड़ा खजाना है। अब ये जानकारी पश्चिमी देशों और रक्षा कंपनियों के पास है, जिससे वे रूस की सबसे खतरनाक सैन्य प्रणालियों का मुकाबला करने वाले हथियार बना सकते हैं। यह नेटो और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसा कि हम कुछ ही मिनटों में समझाने वाले हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रॉफी लैब कैसे काम करेगी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार फ्योडोरोव ने बताया है कि ट्रॉफी लैब रूसी हथियारों का साझा भंडार होगी, जिसमें यूक्रेन द्वारा हासिल लगभग सभी चीजें होंगी। इसका मतलब है रूस द्वारा इस्तेमाल की गई मिसाइलें, ड्रोन, छोड़े गए वाहन और अन्य सिस्टम जो यूक्रेन क्षेत्र में छोड़े गए हैं। ये डाटाबेस सभी के लिए खुला नहीं है। एक्सेस के लिए आवेदन जरूरी है, लेकिन एक बार जब उन्हें एक्सेस मिल जाती है तो वह यूजर तकनीकी दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है, अध्ययन और रिपोर्ट्स देख सकता है और यहाँ तक कि यूक्रेन से अनुरोध भी कर सकता है कि वे डाटाबेस में मौजूद हथियारों के सैंपल सीधे अध्ययन के लिए भेजें। हमारे पास कुछ आंकड़े भी है। ट्रॉफी लैब की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि डाटाबेस के शुरुआती वर्जन में 115 से ज़्यादा सैंपल शामिल होंगे जिन्हें युद्ध के मैदान में कब्जा किया गया है और फिर रिसर्च के लिए यूक्रेनी सुविधाओं में ट्रांसफर किया गया है। उन सैंपल्स को एक कैटलॉग में 69 उपकरण श्रेणियों व उप श्रेणियों में बांटा गया है। ये बात यूक्रेन को रूस के हथियारों में इस्तेमाल खास कंपोनेंट्स और मटेरियल्स उजागर करने में मदद करती है। तो सिर्फ हथियार ही उजागर नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास कंपोनेंट्स भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन 225 से ज़्यादा पूर्ण अध्ययन जो लैब्स, वैज्ञानिक संस्थानों और इंजीनियरिंग सेंटर्स ने उपलब्ध कराई है, भी उपलब्ध कराएगा। यहाँ जो हम देख रहे हैं वह एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म है जिससे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यूक्रेन ने यह सारी जानकारी इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि वो खुद को रूस से बचा रहा है और लंबी दूरी के हमलों का सामना कर रहा है। ये सराहनीय है। जब आप उन हथियारों के बारे में जानेंगे जो इस डाटाबेस से उजागर होंगे, तो ये दिखाता है कि यूक्रेन रूस के हर दुश्मन को फायदा पहुंचाने वाला एक संसाधन तैयार करने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार है। डिफेंस न्यूज ने रिपोर्ट में बताया कि पकड़े गए 115 नमूनों में किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइल और रूस का T-90M युद्धक टैंक शामिल हैं। ये रूस के बेहतरीन हथियार है। अब पुतिन के दुश्मन इनके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, या वे दुश्मन इन नमूनों तक सीधे पहुंच भी हासिल कर सकते हैं ताकि वे खुद इनका अध्ययन कर सके। डिफेंस न्यूज के अनुसार प्रमाणित साझेदार नमूनों के भौतिक परीक्षण का अनुरोध कर सकते हैं और परीक्षण की प्रकृति इस पर निर्भर करेगी कि साझेदार क्या पता लगाना चाहता है। गैर विनाशकारी निरीक्षण सबसे आम हो सकता है। हालांकि ट्रॉफी लैब साझेदारों को ऐसे नमूनों के लिए भी आवेदन करने की अनुमति देता है जिन्हें वे खोल सकते हैं या यहाँ तक कि पूरी तरह से विनाशकारी परीक्षण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बाद वाला विकल्प उन लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान साबित हो सकता है जो रूस के हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिरोधक उपाय और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आवेदन की बात है, वे अभी खुले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अपनी जानकारी भेज सकता है। खैर, ये पूरी तरह से सही नहीं है।
ट्रॉफी लैब वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन पेज है और इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरने की कोशिश कर सकता है। फॉर्म में साफ लिखा है कि सिर्फ विदेशी सरकारी संस्थान और रक्षा कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। यूक्रेन हितों के टकराव से बचने और जांच में मदद के लिए कई दस्तावेज और हस्ताक्षरित पत्र मांगता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं आवेदन करने की, लेकिन आपको छांट दिया जाएगा, जैसे कि किसी भी संस्था को छांट दिया जाएगा जो यूक्रेन की बनाई प्रक्रिया को चकमा देने की कोशिश करेगी। रूस नहीं जान पाएगा कि यूक्रेन उसके हथियारों के बारे में क्या जानता है और पुतिन डाटाबेस की जानकारी के आधार पर बदलाव नहीं कर सकेंगे। यूक्रेन ने सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर रखी है, लेकिन अब जब हमें पता चल गया है कि ट्रॉफी लैब कैसे काम करेगी, तो हम एक और बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर ये नया डेटाबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जवाबों से पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना वीडियो देख सके। हम सबसे पहले ट्रॉफी लैब के उभरने की बात करेंगे, जो यूक्रेन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि वह नाटो देशों समेत सहयोगियों से संबंध मजबूत करना चाहता है। फ्योडोरोव इसे स्पष्ट करते हैं जब वो बताते हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपना पूरा शस्त्रागार इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन ने उस शस्त्रागार के हिस्सों को जिन्हें उसने कब्जा किया है व्यवस्थित रूप से अलग किया है ताकि वह यह सीख सके कि उन्हें कैसे रोका जाए। नाटो को उस जानकारी की जरूरत है। सामूहिक रक्षा गठबंधन और उसके सदस्य पहले ही यूक्रेन को भारी समर्थन दे चुके हैं और वे हमेशा और अधिक करने के तरीके तलाशते रहते हैं। नाटो संसदीय सभा के महासचिव बेनेडेट्टा बल्टी ने 17 जून को यह बात स्पष्ट कर दी थी, ये बताते हुए कि यूक्रेन को मिलने वाली 99% सैन्य सहायता नाटो सहयोगियों से आती है और संगठन का यूक्रेन के प्रति समर्थन दोहराना एक प्राथमिकता है। 7 से 8 जुलाई को अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन से पहले ट्रॉफी लैब यूक्रेन की ओर से नेटो गठबंधन को बदले में योगदान देने का एक तरीका है और ये दिखाता है कि यूक्रेन और उसके नाटो सहयोगियों के बीच संबंध एक तरफा नहीं है। यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने हितों की रक्षा में नाटो की मदद करने वाले रहस्य उजागर कर रहा है। सच कहूं, ट्रॉफी लैब बिल्कुल सही समय पर आया। 2025 के अंत में नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि रूस गठबंधन के सदस्य देशों के खिलाफ अपनी हाइब्रिड युद्ध नीतियां तेज कर रहा है और अगले 5 वर्षों में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। इसका मतलब है कि नाटो के पास 2030 के अंत तक या शायद उससे पहले अपनी तैयारियां पूरी करने और रूसी आक्रामकता से बचाव के लिए आवश्यक रक्षा व्यवस्था करने की समय सीमा है। कुछ लोग कहते हैं कि समय सीमा मार्क रूटे के सुझाव से भी कम है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि जर्मन विशेषज्ञों के अनुसार यह 2029 में भी संभव है। ये कई नेटो सदस्यों की आम राय है, जैसा कि कनाडा की CBC बताती है और रूस की गतिविधियों से इसकी पुष्टि होती है। नॉर्डिक और बाल्टिक सीमाओं पर 1,15,000 सैनिकों की तैनाती के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, जिससे नाटो के पूर्वी व उत्तरी हिस्सों को सीधे धमकी दी जा सके। रूस बेलारूस में परमाणु हथियारों से जुड़ी प्रक्रियाओं का परीक्षण कर रहा है। हालांकि वह यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसे युद्ध में उलझे हुए हैं जो बिल्कुल भी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। पुतिन खुद को आक्रामकता के और भी गहरे गड्ढे में धकेल रहे हैं और नाटो इसका स्पष्ट लक्ष्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नाटो को रूसी हथियारों और रणनीतियों के बारे में जितनी अधिक जानकारी मिल सके उतनी चाहिए। ट्रॉफी लैब ये जानकारी प्रदान करेगा। ये खजाना नाटो के सदस्यों को रूस के हथियारों के खिलाफ ऐसे प्रतिरोधक उपाय विकसित करने की अनुमति देगा जिनकी शायद पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। यह स्पष्ट है कि यह नेटो के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यूक्रेन के लिए इसका यह भी मतलब हो सकता है कि उसके अपने क्षेत्र के बाहर के नवप्रवर्तक ऐसे विचार लेकर आ सकते हैं जिनका इस्तेमाल रूस का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है और इस पर पुतिन कुछ नहीं कर सकते। रूस द्वारा किया गया हर हमला, चाहे वो जमीन पर हो या हवाई, यूक्रेन को और अधिक रूसी सैन्य उपकरणों को कब्जे लेने और नाटो के साथ और अधिक डेटा साझा करने का मौका देता है। इस जानकारी के प्रवाह को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि पुतिन अपने आक्रमण को समाप्त कर दे। ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रॉफी लैब की शुरुआत के बाद से हर दिन वो दिन होगा जब रूस के सबसे बड़े राज उन लोगों के सामने उजागर होंगे और उन्हीं के द्वारा उजागर किए जाएंगे जिन्हें वो जानकारी नहीं देखनी चाहिए। ये सिर्फ रूस के लिए ही खतरनाक नहीं है, ये उस नेता के लिए अपमानजनक भी है
जिसने खुद को इतने लंबे समय से रूस को नाटो से बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति बताया है। ट्रॉफी लैब यूक्रेन की उस गतिविधि का एक और उदाहरण है जो वह काफी समय से कर रहा है। रूस के आक्रमण के दौरान यूक्रेन ने अपने बलिदानों से जो भी युद्ध क्षेत्र का अनुभव हासिल किया है उसे अब एक ऐसे संपत्ति में बदला जा रहा है जिसे साझा किया जा सकता है और जो यूक्रेन को अपने साझेदारों के लिए पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान बना देता है। ट्रॉफी लैब यूक्रेन के ज्ञान साझाकरण की परिणति हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। सिर्फ 2026 में ही हमें पता चला है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन द्वारा शूट किए गए 5 लाख से अधिक घंटों की फुटेज प्रदान की है, जिसे अब AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें और भी अधिक ड्रोन में लगाया जाएगा। ये फ्रंटलाइन वीडियो दिखाते हैं कि रूसी हथियारों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है और ये भी जानकारी देते हैं कि रूस कौन सी रणनीति अपनाता है। AI प्रशिक्षण में ये वीडियो स्वायत्त सिस्टम को लक्ष्य पहचानने और बिना मानवीय हस्तक्षेप के हमला करने देते हैं। यूक्रेन की असली फुटेज इसे खास बनाती है। पीटर कांट इनेबल्ड इंटेलिजेंस के CEO कहते हैं कि आपको हर मौसम, इलाका और अनपेक्षित परिस्थिति मिलती है जिसे कोई सिमुलेशन नहीं दोहरा सकता, और उनकी कंपनी इस फुटेज का उपयोग कर रही है। यही सबसे अहम है क्योंकि ये जानकारी यूक्रेन ने युद्ध में आजमाई है, जिससे ये सिमुलेशन और अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान बन जाती है। हम यूक्रेन की इस क्षमता के भी कई सबूत देख रहे हैं कि वह अपने अनुभव को खाड़ी क्षेत्र में एक स्थानांतरित की जा सकने वाली संपत्ति में बदल रहा है। अमेरिका द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने के बाद खाड़ी देशों पर ईरान के शाही ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले होने लगे। रूस यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन की विशेषज्ञता अब उन देशों के लिए बहुत कीमती हो गई है जिन्होंने पहले उसे रक्षा साझेदार नहीं माना था। यूक्रेन ने खाड़ी क्षेत्र में कतर और सऊदी अरब जैसे देशों को ईरानी ड्रोन खतरे से बचाव सिखाने के लिए 200 से ज्यादा ड्रोन विशेषज्ञ भेजे। यूक्रेन ने 3 खाड़ी देशों, जिनमें पहले बताए 2 देश और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, के साथ 10 साल की रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। क्या उन देशों को ट्रॉफी लैब तक पहुंच मिलेगी? शायद। अगर वे देश यूक्रेन के सभी पश्चिमी सहयोगियों के साथ मिलकर इस नए डाटाबेस का पूरा उपयोग करें, तो रूस के सामने यह खतरा है कि वैश्विक शोध प्रयास यूक्रेन में हर हथियार को निष्क्रिय करने पर केंद्रित हो जाएगा। ये पुतिन की कार्रवाइयों का नतीजा है। अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला न किया होता तो ये जानकारी गुप्त रहती। रूस खुद को दुनिया की बड़ी सैन्य शक्ति दिखाता रहता और किसी को इसकी असलियत पता नहीं चलती। रूस की अक्षमता यूक्रेन में 4 साल से ज्यादा की नाकामी से पहले ही सामने आ चुकी है, और अब वही हथियार जिनका रूस इस्तेमाल करता है, उनसे जानकारी निकाली जा रही है जिसे साझा किया जा सकता है, और इस सब के केंद्र में यूक्रेन है। रूस फिर जाल में फंस गया है। जितना ज्यादा रूस लड़ता है उतनी ही ज्यादा जानकारी यूक्रेन को मिलती है, और यूक्रेन की अपने साझेदारों के साथ गठबंधन उतना ही मजबूत होता जाता है। ट्रॉफी लैब अब पुतिन की बनाई तबाही का जरिया बन गया है। ये यूक्रेन के वैश्विक रक्षा उद्योग में ताकतवर खिलाड़ी बनने का प्रतीक है। युद्ध के अधिकांश समय तक यूक्रेन को प्राप्तकर्ता के रूप में देखा गया है। अब स्थिति बदल रही है। यूक्रेन को अभी भी मदद मिल रही है, जैसे 18 जून की रामस्टीन फॉर्मेट बैठक में नाटो देशों द्वारा यूक्रेन की रक्षा के लिए $4 अरब की प्रतिबद्धता। लेकिन अब यूक्रेन भी उतना ही दे सकता है जितना उसे मिलता है। यूक्रेनी ड्रोन कूटनीति ने उसे खाड़ी क्षेत्र में समझौते करने में सक्षम बनाया। ट्रॉफी लैब और भी साझेदारियों का उत्प्रेरक बन सकता है, जहां यूक्रेन जानकारी देता है और फिर सहयोगी हथियार बनाते हैं। ट्रॉफी लैब सहयोगियों को रूसी हथियारों की जांच करने देती है, जिससे और भी कई चीजें संभव है। शायद यह सहयोगी ही होंगे जो विचार लेकर आएंगे और यूक्रेन उन्हें युद्ध के मैदान में बनाएगा और परीक्षण करेगा। यह यूक्रेन और उसके साझेदारों का सहजीवन है। पहले रिश्ते एक तरफा थे, अब उनमें स्पष्ट लेन देन है, जिससे यूक्रेन रूस के खिलाफ देश का समर्थन करने वालों के लिए अमूल्य साझेदार बन गया है। रूस यूक्रेन मामले में पुतिन का प्रभाव घट रहा है, जबकि यूक्रेन का बढ़ रहा है, और ये सब रियल टाइम में हो रहा है। रूस ने दुनिया भर में अपने प्रमुख सहयोगी खो दिए हैं, जिनमें वेनेजुएला, ईरान और सीरिया शामिल हैं, क्योंकि जिन नेताओं को पुतिन ने समर्थन दिया था उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। अब यूक्रेन का प्रभाव पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। जो देश
पहले सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भर थे, अब यूक्रेन की ओर रुख कर रहे हैं। पुतिन के युद्ध ने नाटो को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया है और अब यूक्रेन नाटो की मजबूती के लिए अहम है। पुतिन के सबसे बुरे सपने सच हो रहे हैं और जैसे ही रूस के हथियारों का पर्दाफाश हो रहा है और यूक्रेन यह सुनिश्चित कर रहा है कि रूस यह भी न जान सके कि इन हथियारों के बारे में क्या सीखा गया है, पुतिन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि उनके विभाजन के प्रयासों ने केवल और अधिक एकता को जन्म दिया है। यूक्रेन अब वही बन गया है जिससे पुतिन डरते थे। अब नाटो के पास रूसी शस्त्रागार की चाबी है। रूस का नया अपमान शुरू होने वाला है। प्रोफिल लैब रूसी सेना की विफलता का ऐसा खुलासा है जो पहले कभी नहीं हुआ। रूस को अब तक अपने हथियारों पर शर्मिंदगी की आदत हो जानी चाहिए थी। रूस ने कथित 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर पर अरबों खर्च किए, लेकिन निराशाजनक नतीजों से साफ है कि वो अमेरिका और चीन से काफ़ी पीछे है। SU-57 सिर्फ चर्चा में है, हकीकत में खास नहीं है। जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन की ताज़ा घटनाओं की हमारी रिपोर्टिंग देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।